हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक नया टॉपिक है जिसका नाम है बहुलक, जो जानते हैं आप इसे इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीमर। इसके जो हम 50 क्वेश्चन करेंगे और सारे क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से समझेंगे और जो डिफरेंट प्रकार के जो कंपटीशन हैं, एग्ज़ाम हैं, बोर्ड्स में एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए उनको हम सॉल्यूशन करेंगे और बहुत अच्छे से मैं आपको ये टॉपिक समझाऊंगा। आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा, साथ में इससे रिलेटेड जो थ्योरी है और 4 ऑप्शन है पूरा डिटेल्स में आपको समझाऊंगा। जैसे कि आप पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, निम्न में से कौन सा बहुलक नहीं है? ए ऑप्शन है ऊन, बी रुई, सी चमड़ा, डी वसा। तो कौन सा बहुलक नहीं है पूछा गया आपको, तो आप जानते हैं इसमें से जो ऊन है, रुई है और चमड़ा, ये तो हमारे जो तरह के प्राकृतिक बहुलक है, जबकि वसा जो है हमारा, वह हमारा बहुलक नहीं कहलाता है। तो वसा हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? बहुलक नहीं पूछा है तो ऑप्शन आ जाएगा डी, जो हमारा बहुलक नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से एक प्राकृतिक बहुलक है, मतलब नेचुरल पॉलीमर कौन सा, ये पूछा गया। ए ऑप्शन सेल्यूलोज, बी पीवीसी, सी टेफ्लॉन और डी पॉलीएथिलीन। तो आप जानते हैं जो सेल्यूलोज होता है, जो प्लांट से प्राप्त होता है, प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। तो ये तो हमें प्राप्त होता है प्राकृतिक, मतलब नेचर से प्राप्त होता है। जबकि पीवीसी, मतलब पीवीसी का पूरा नाम है पॉलीविनाइल क्लोराइड। आपके जो घर में पाइप होते हैं वो किसके बने होते हैं? पीवीसी के बने होते हैं। ऐसे टेफ्लॉन एक तरह का सिंथेटिक पॉलीमर है, पॉलीएथिलीन भी एक तरह का सिंथेटिक पॉलीमर है। मतलब नेचुरल पॉलीमर पूछा गया तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए, सेल्यूलोज इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया, निम्न में से थर्मोप्लास्टिक है। तो थर्मोप्लास्टिक एक्चुअली कहते हैं किसके? तो वह प्लास्टिक जिनका उपयोग बार बार किया जा सकता है, मतलब एक तरह का ताप सुनम्य प्लास्टिक पूछा है। वह प्लास्टिक जिनका बार बार उपयोग किया जा सकता है उसे कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। तो ए ऑप्शन पूछा है बेकेलाइट है, बी पॉलीथिलीन है, सी टेरिलिन है, डी सभी है। तो इसमें जो थर्मोप्लास्टिक है जिनका बार बार उपयोग किया जाता है, इसका एग्जाम्पल हमारा पॉलीएथिलीन है। मतलब करेक्ट आंसर हमारा बी पॉलीएथिलीन है। जबकि बेकेलाइट और टेरिलिन क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, जिनका बार बार उपयोग नहीं किया जा सकता। मतलब एक बार अगर ये प्लास्टिक जो बन गए, उस वस्तु को वापस अपन रिसाइकिल में डालकर नई वस्तु बना सकते नहीं हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा बी पॉलीएथिलीन। क्वेश्चन नंबर 4, शाखा युक्त बहुलक है। ए कम घनत्व का बहुलक, बी पॉलीएस्टर, सी ज्यादा घनत्व का बहुलक और डी नायलॉन। मतलब शाखा युक्त बहुलक, ब्रांच्ड पॉलीमर कौन सा है? तो आपको देखिएगा, सबसे पहले तीन चीजें पता होनी चाहिए। जो संरचना के आधार पर जो पॉलीमर है, संरचना के आधार पर पॉलीमर को 3 भागों में बांटा है, रेखीय, शाखीय और तिर्यकबंध। रेखीय मतलब जो लीनियर पाए जाते हैं, लीनियर स्ट्रक्चर होती है, इसे रेखीय बहुलक कहते हैं। जबकि शाखीय बहुलक जो शाखा और इसमें शाखाओं में भी पार्श्व शाखाएं निकली होती है, इसे कहते हैं ब्रांच्ड पॉलीमर। जबकि तिर्यकबंध में क्या होता है? ऐसा पॉलीमर जिसमें क्रॉस्ड लिंकेज पाया जाता है, मतलब तिर्यकबंध पाया जाता है, इसे कहते हैं तिर्यकबंध। अब इसने पूछा शाखा युक्त, मतलब शाखीय पॉलीमर के बारे में पूछा गया। अब उसमें पूछा है कम घनत्व का बहुलक होता है, बी है पॉलीएस्टर है, सी है ज्यादा घनत्व का बहुलक नायलॉन। अब देखिएगा, जब किसी चीज में मेन ब्रांच के साथ आप जो ब्रांच है और शाखा निकलेंगी, अब शाखा निकलने से जो दूसरी पॉलीमर की लेयर होगी, तो ये अच्छे से दोनों क्लोज्ड पैकिंग हो पाएगी नहीं, क्योंकि ये जो शाखा है ये इस शाखा ये दूसरी शाखा को अच्छे से संकुलित होने देगी नहीं। मतलब क्लोज्ड पैकिंग नहीं होने के कारण इनका घनत्व क्या होता है? कम होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? कम घनत्व का बहुलक मुझे प्राप्त होगा। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ए, कम घनत्व का बहुलक। क्वेश्चन नंबर 5, योगशील बहुलक है। ए ग्लूकोज, बी पॉलीएथिलीन, सी एथिलीन, डी टेरिलीन। आप बताइए, योगशील बहुलक पूछा मतलब एडिशनल पॉलीमर पूछा है। ए ग्लूकोज है, बी पॉलीथीन है, सी एथिलीन, डी टेरिलीन। तो ध्यान दें, योगशील में मतलब क्या? योगशील इकाई आपस में जुड़ेंगी, तो ग्लूकोज की तो होगी नहीं, एथिलीन की भी नहीं होगी और टेरिलीन की। तो इसमें जो इकाई जुड़ी है वो क्या है? पॉलीएथिलीन। पॉलीएथिलीन का मतलब क्या? जब एथीन इकाई है, ये मेरा होता है एथीन, एथीन इकाई में जब पॉलीमराइजेशन होगा, मतलब बहुलीकरण से क्या बनेगा? मेरा पॉलीथीन। मतलब बहुत सारी इकाइयां जुड़कर मेरा क्या बनेगा? पॉलीथीन। मतलब ये जो पॉलीथीन है वो मेरा योगात्मक बहुलक है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी पॉलीएथिलीन।
क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा संघनन बहुलक का उदाहरण है? तो पहले पता होना चाहिए संघनन बहुलक कहते किसे? कंडेंसेशन पॉलीमर पूछा है, मतलब वह बहुलक जिसमें छोटी छोटी इकाइयाँ, मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल, जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, अमोनिया है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अगर उस रिएक्शन में बाहर निकले तो उसे कहते हैं संघनन बहुलक, कंडेंसेशन पॉलीमर कहते हैं। तो यहाँ पूछा पॉलीथीन, पीवीसी, ऑर्लॉन और टेरिलीन। तो देखिएगा पॉलीथीन तो एथीन से मिलकर बना होता है, पीवीसी आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑर्लॉन पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल से मिलकर बना होता है, और टेरिलीन जो है एथिलीन ग्लाइकोल प्लस टरथेलिक अम्ल से मिलकर बना होता है। इसको मैं एक बार समझा देता हूँ, देखिएगा कैसे। यहाँ मेरा क्या पूछा? पॉलीथीन। तो पॉलीथीन तो किससे मिलकर बना होता है? एथीन से। ए ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो एथीन ये हो गया। अब बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो पीवीसी क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो ये पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया। सी जो पूछा ऑर्लॉन, मतलब पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल पूछा है, तो ये पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल हो गया। और डी मुझे पूछा है टेरिलीन, टेरिलीन किससे मिलकर बना होता है? एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल, तो ये मेरा एथिलीन ग्लाइकोल हो गया। ये मॉलिक्यूल क्या हो गया? एथिलीन ग्लाइकोल प्लस टरथेलिक अम्ल, मतलब ये मेरा हो गया टरथेलिक अम्ल, COH। अब मुझे कंडेंसेशन पॉलीमर मतलब संघनन बहुलक क्या होता है? जिसमें छोटी छोटी इकाइयाँ निकलती है। तो इस टेरिलीन के अंदर क्या होता है? जब ये रिएक्शन होगी तो इसका OH और इसका H, इसका OH और इसका H बाहर निकल के क्या बाहर निकलेगा? वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा? बाहर निकलेगा इस रिएक्शन में। इसमें तो कोई बाहर निकलेगा नहीं, इसमें भी कोई बाहर नहीं निकलेगा, इसमें भी कोई बाहर नहीं निकलेगा। मतलब संघनन बहुलक का उदाहरण क्या है मेरा? टेरिलीन। मतलब करेक्ट आंसर मेरा जो ऑप्शन है यहाँ पर दिख रहा मुझे, वह टेरिलीन है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 7, पॉलीथीन क्या है? एक तरह का ए ऑप्शन थर्मोप्लास्टिक, बी थर्मोसेटिंग, सी ए और बी दोनों, डी पूछा इनमें से कोई नहीं। तो पॉलीथीन एक हमारा थर्मोप्लास्टिक है, मतलब वह प्लास्टिक जिनका बार बार उपयोग किया जा सकता है, मतलब गर्म करके उसको ठंडा करके पुनः आप उपयोग कर सकते हो, वह थर्मोप्लास्टिक कहलाएगा। जबकि थर्मोसेटिंग क्या होगा? उसको गर्म करके ठंडा करके और पुनः उपयोग नहीं कर सकते। इनका बार बार उपयोग कर सकते हैं, इनका बार बार उपयोग नहीं कर सकते, सीधा आप लोगों को पता होना चाहिए। तो पॉलीथीन एग्जाम्पल हमारा किसका है? थर्मोप्लास्टिक का है। और भी थर्मोसेटिंग अगर आपको पूछे तो ये भी एग्जाम्पल ध्यान रखना है, बेकेलाइट। और दूसरा एग्जाम्पल है आपका मेलामीन, फॉर्म एल्डिहाइड रेजिन। ये हमारे एग्जाम्पल थर्मोसेटिंग के, जबकि थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल हमारा वर्ल्ड फेमस एग्जाम्पल पॉलीथीन है। क्वेश्चन नंबर 8, संश्लेषित रबर है? ए ऑप्शन ब्यूनास, नियोप्रीन, सी कह रहा ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। मतलब संश्लेषित रबर वह रबर जिनका आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम रूप से जिनका निर्माण होता है उसे कहते हैं संश्लेषित रबर। तो इसका एग्जाम्पल जो है ब्यूनास और नियोप्रीन दोनों है, मतलब आ जाएगा ए और बी दोनों। तो देखिएगा संश्लेषित रबर कौन कौन से, थोड़ा मैं इसको थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ। संश्लेषित रबर हमारे एग्जाम्पल 3 हैं। एक है हमारा नियोप्रीन, एक है ब्यूना एन और एक है ब्यूना एस। यहाँ डिटेल में समझा देता हूँ, देखिएगा नियोप्रीन क्या है, किससे मिलकर बना होता है? 2 क्लोरो, ये जो है 2 क्लोरो से मिलकर बना, 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन से मिलकर बना होता है। जबकि ब्यूना एन किससे मिलकर बना होता है? यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये कभी भी पूछा जा सकता है। ब्यूना एन मिलकर बना होता है 1,3 ब्यूटाडाइन प्लस एक्रिलोनाइट्राइल, जबकि ब्यूना एस किससे मिलकर बना होता है? 1,3 ब्यूटाडाइन प्लस स्टाइरिन। याद कैसे रखेंगे सर? देखिएगा नियोप्रीन, ये तीनों संश्लेषित रबर है ना। नियोप्रीन तो 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन से मिलकर बना होता है, जबकि ब्यूना एन, यहाँ पर जो ब्यूना का मतलब है, ब्यूना मतलब ब्यूटाडाइन, क्योंकि यहाँ पर देखो एन, ब्यूना का BU का मतलब हो गया ब्यूटाडाइन, एन है क्योंकि सोडियम की उपस्थिति में होता है, और इस एन का मतलब है एक्रिलोनाइट्राइल। ये जो नाइट्राइल में एन है वो एक्रिलोनाइट्राइल यहाँ से आ गया। ऐसे यहाँ BU का मतलब क्या हो गया? 1,3 ब्यूटाडाइन, एन मतलब सोडियम की उपस्थिति में, एस का मतलब यहाँ क्या है? स्टाइरिन से संबंधित है। एस का मतलब स्टाइरिन, एन का मतलब एक्रिलोनाइट्राइल। तो ये हमारे 3 जो एग्जाम्पल है वो संश्लेषित रबर के। तो फिलहाल प्रश्न पूछा है ब्यूनास और नियोप्रीन, आप किसके एग्जाम्पल दोगे? ए और बी दोनों संश्लेषित रबर। अगर तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पर ब्यूना एन भी देता तो भी क्या तरह का एक संश्लेषित रबर है। क्वेश्चन नंबर 9, ग्लाइकोल का डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ
बहुलीकरण है, ए संयोजन बहुलीकरण, बी संघनन बहुलीकरण, सी टेलोमीकरण, डी इनमें से कोई नहीं। मतलब क्या कह रहा है, ग्लाइकोल का डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, ग्लाइकोल का मतलब एथिलीन ग्लाइकोल CH2OH, और डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल मतलब डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल जब है, ये डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, तो इन दोनों का जो बहुलीकरण प्राप्त होता है वह क्या है, तो देखिएगा इसका OH और इसका H, इधर भी रिएक्शन ऐसे ही होगी, इसका H इसका OH, ये मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, और बहुलीकरण जब वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है तो क्या होगा, संयोजन संघनन के टेलोमीकरण इनमें से कोई नहीं, तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल बाहर निकलना किसी भी रिएक्शन में तो क्या कहलाता है, संघनन बहुलीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, संघनन बहुलीकरण, मतलब कंडेंसेशन पॉलीमर कहलाता है। तो एग्जाम्पल यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी हमारा करेक्ट आंसर है। और ये है क्या, अगर आपको पूछे तो ये हमारा है टेरिलीन। क्या है, टेरिलीन पूछा गया है, मतलब एथिलीन ग्लाइकोल प्लस टर्थेलिक अम्ल जो मिलकर बना होता है, मतलब डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल प्लस ग्लाइकोल कहूँ तो ये क्या में बनता है, टेरिलीन, मतलब संघनन बहुलीकरण है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, कुछ समान बहुलकों की संरचना दी गई है, इनमें से सही रूप में प्रस्तुत नहीं की है, मतलब कुछ संरचना सही है लेकिन इनमें से कुछ गलत है, सही रूप में प्रस्तुत नहीं है। कौन सी गलत है, देखिएगा, टेफ्लॉन CF2 दे रखा है, नियोप्रिन CH2Cl डबल बॉन्ड CH2CH2 दे रखा है, टेरिलीन CO बेंजीन बना रखा है, यहाँ पर CO CH2CH2O बन रखा है, नाइलॉन NH CH2 का होल 6 NH CH2 का होल 4 CO, मतलब इनमें से कौन सी संरचना गलत है। देखिए टेफ्लॉन क्या होता है, टेट्राफ्लोरोएथीन, टेफ्लॉन का मतलब होता है टेट्राफ्लोरोएथीन, टेट्राफ्लोरोएथीन, मैंने क्या बोला, टेट्राफ्लोरोएथीन, टेट्रा मतलब 4, फ्लोरीन मतलब फ्लोरीन है, और एथीन मतलब डबल बॉन्ड, मैथ और एथ और डबल बॉन्ड मतलब टेट्राफ्लोरोएथीन। तो ये टेट्राफ्लोरोएथीन, ये तो क्या हो गई, एथीन एक एकलक यूनिट हो गई। अब बहुत सारी यूनिट जोड़ के क्या बनेगा, टेट्राफ्लोरीन एथीन, ऐसे ही तो बनेगा। तो ये तो हमारी यूनिट सही है। दूसरा पूछा नियोप्रीन, नियोप्रीन मैंने बताया था 2-chloro-1,3 ब्यूटाडाइन, नियोप्रीन अभी बताया मैंने, नियोप्रीन क्या होता है, 2-chloro-1,3 ब्यूटाडाइन। तो 2-chloro मैथ एथ प्रोप ब्यूटेन, 2 पर क्लोरो कहा, 1-3 1 2 3, 2 पर क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा, 1 2 1 और 3 पर क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा। यहाँ पर क्या दे रखा है, देखिएगा, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, मतलब कितना होते हैं, 4 कार्बन होते हैं। यहाँ पर कितने देखे, 1 2 3 4 5, मतलब ये स्ट्रक्चर क्या है, गलत है, मतलब यहाँ पर एक कार्बन की संख्या क्या है, ज़्यादा। जबकि टेरिलीन देखिएगा, टेरिलीन को ध्यान से देखिएगा, ये एथिलीन ग्लाइकोल, टेरिलीन कैसे मिलकर बना होता है, अभी मैंने आपको बताया, एथिलीन ग्लाइकोल, ये एथिलीन ग्लाइकोल हो गया मेरा, एथिलीन ग्लाइकोल प्लस टर्थेलिक अम्ल, टर्थेलिक अम्ल क्या होगा, COH, तो ये मॉलिक्यूल भी क्या है, सही है। और नाइलॉन 6 तो क्या होता है, हेक्सामेथिलीन, नाइलॉन 6 किससे मिलकर बना होता है, हेक्सामेथिलीन, ये हेक्सामेथिलीन प्लस एडिपिक अम्ल, जब इसमें से OH और H वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो ये भी स्ट्रक्चर सही है। मतलब यहाँ पर अभी फिलहाल जो संरचना देख रहा हूँ कौन सी गलत है, बी नियोप्रीन गलत है, क्योंकि एक कार्बन की संख्या क्या है, ज़्यादा, क्योंकि 2-chloro-1,3 ब्यूटाडाइन होता है, जबकि यहाँ पर तो पेंटाइन दे रखा, मतलब ये स्ट्रक्चर क्या है, गलत है। मतलब क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमारा जो है यहाँ पर वो है बी हमारा, क्योंकि संरचना क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 11, फिनॉल का उपयोग निम्न को बनाने में के लिए किया जाता है। फिनॉल का उपयोग कहाँ करते हैं, मतलब बेकेलाइट, पॉलीस्टाइरीन, नाइलॉन और PVC। तो फिनॉल मिलकर बना होता है, फिनॉल रिएक्शन करता है, देखिएगा, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल ले लिया प्लस फॉर्मल्डिहाइड, ये जब रिएक्शन करते हैं तो हमारा बनता है बेकेलाइट। क्या बनता है, बेकेलाइट बनता है। मतलब फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड ले लूँगा तो बेकेलाइट बनेगा, है ना। तो आंसर आ जाएगा बेकेलाइट, मतलब ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, ब्यूना एस किससे मिलकर बना होता है, केवल ब्यूटाडाइन एवं स्टाइरिन, केवल स्टाइरिन, ब्यूटाडाइन एवं नाइट्राइल। आपको भी बताया था, ब्यूना एस का मतलब क्या हो गया, ब्यूना एस का मतलब हो गया, ब्यूना का मतलब 1,3 ब्यूटाडाइन, एन का मतलब मैंने सोडियम की उपस्थिति में बताया, एस का मतलब क्या होता है, स्टाइरिन। तो यहाँ क्या रहा है, ब्यूटाडाइन व स्टाइरिन, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी। यहाँ ब्यूटाडाइन नहीं पर नाइट्राइल लिखा है, नाइट्राइल क्या है, रॉन्ग है, तो ये करेक्ट आंसर आ जाएगा ब्यूटाडाइन प्लस स्टाइरिन, S4 स्टाइरिन, भूलना नहीं, S4 खुद चिक के बोल रहा है सर, स्टाइरिन होता है, ब्यूना का मतलब ब्यूटाडाइन, तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा बी।
क्वेश्चन नंबर 13 है, नाइलॉन 66 के उत्पादन में प्रयुक्त होता है एकलक है हेक्सामेथिलीन डाइमीन तथा एथिलीन ग्लाइकोल एडीपी अम्ल तथा एथिलीन ग्लाइकोल एडीपी अम्ल व हेक्सामेथिलीन डाइमीन डाइमेथिल टर्पथलेट तथा एथिलीन ग्लाइकोल। मतलब नाइलॉन 66 किससे मिलकर बना होता है? तो दो यूनिट होती है हेक्सामेथिलीन डाइमीन प्लस एडीपी अम्ल। तो कौन सी इकाई यूनिट होती है? हेक्सामेथिलीन डाइमीन प्लस एडीपी अम्ल। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 14 जो पूछा है, ब्यूना एन संश्लेषित रबर एक सहबहुलक किससे मिलकर बना होता है? तो यहाँ पर आप जानते हैं ब्यूना एन किससे मिलकर बना होता है? हमारा ब्यूना एन जो होता है, एक तो ब्यूना एन का मतलब ही हो गया, ब्यूना एन का मतलब क्या हो गया आपका? बी यू का मतलब आप जान के 1,3 ब्यूटा डाई, एन ए का मतलब सोडियम और एन का मतलब क्या होता है? एक्रिलो नाइट्राइल, एक्रिलो नाइट्राइल। तो 1,3 ब्यूटाडाइन लिखकर बताओ। मैथ एथ प्रॉप ब्यूट, कार्बन की संख्या 1 2 3 4, 1 और 3 पर क्या कह रहा है? इन, तो 1 2 3 पर इन कर दिया, प्लस एक्रिलो नाइट्राइल मतलब CH2 CH ये स्ट्रक्चर होगी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर मुझे दिख रहा है सी हमारा करेक्ट आंसर है। 1,3 ब्यूटाडाइन प्लस स्टाइरिन जो एक्रिलो नाइट्राइल है हमारा ब्यूना एन होगा। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया आपका, स्टाइरिन बनाने के लिए प्रारंभिक पदार्थ कौन सा? एथेन एथीन एथाइन विनाइल क्लोराइड। मतलब स्टाइरिन किससे मिलकर बना होता था? आप जानते हैं स्टाइरिन बनाने के लिए स्टाइरिन होता है क्या? CH2 CH और जो मेरा C6H5 है, मतलब एक तरह का जो फेनिल समूह जुड़ा हुआ है वह मेरा क्या है? स्टाइरिन है। तो स्टाइरिन एक्चुअली बनता किससे? तो पहले जो एथीन मोहलुक होगा, इस एथीन में जो है ये हाइड्रोजन हटने से और जो मॉलिक्यूल जुड़ेगा, मतलब एथीन से आपका जो प्रारंभिक पदार्थ से स्टाइरिन का निर्माण हुआ है, तो एथेन एथीन एथाइन विनाइल क्लोराइड। तो आंसर हमारा करेक्ट कौन सा आ जाएगा? बी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि ओलिफिन के बहुलीकरण के लिए किसका उपयोग किया जाने वाला उत्प्रेरक कौन सा है? ए है जिंगलर नाटा उत्प्रेरक, बी है विल्किंसन उत्प्रेरक, सी है लेड उत्प्रेरक और डी है जाइसे लवण, है ना। तो ओलिफिन्स के बहुलीकरण के लिए जो जिस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है उससे कहते हैं जिंगलर नाटा उत्प्रेरक। मतलब करेक्ट आंसर है ए हमारा है जिंगलर नाटा उत्प्रेरक। एक्चुअली जिंगलर नाटा उत्प्रेरक होता क्या है ये भी आपके दिमाग में होगा। तो ट्राइटेनियम टेट्राक्लोराइड TiCl4, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड प्लस ट्राई इथाइल मतलब C2H5 का ट्राई इथाइल एल्यूमिनेट, ये जो मेरा पूरा कैटेलिस्ट मैंने लिखा टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड प्लस ट्राई इथाइल एल्यूमिनेट जो है वो कहलाता है जिंगलर नाटा उत्प्रेरक कहलाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा जो 16 का आ जाएगा वो आ जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 17 है फिनोल किसके साथ अभिक्रिया करके बेकेलाइट प्राप्त होता है? फिनोल किसके साथ अभिक्रिया? तो जानते हैं फिनोल किसके साथ रिएक्शन करेगा? तो जानते हैं फिनोल मैंने बताया था फिनोल करता है फॉर्मेल्डिहाइड के। किसके साथ करता है? फॉर्मेल्डिहाइड। तो यहाँ पर SCHO कौन सा है? सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉर्मेल्डिहाइड के रिएक्शन करके बेकेलाइट बनाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है PVC किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त होता है? एथिलीन 1 क्लोरोप्रोपीन प्रोपीन 1 क्लोरोएथीन। PVC किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त हो जाता है? PVC एक्चुअली होता है क्या है? PVC का मतलब P मतलब पॉली, V का मतलब विनाइल, C मतलब क्लोराइड, पॉली विनाइल क्लोराइड CH2 डबल बॉन्ड CHCl। ये जो मेरा है किसके बहुलीकरण से प्राप्त हो? एथिलीन 1 क्लोरोप्रोपीन प्रोपीन 1 क्लोरोएथीन। ये एक्चुअली है क्या? 1 क्लोरोएथीन ही तो है, 1 क्लोरोएथीन के बहुलीकरण से हमारा क्या प्राप्त होता है? PVC। जो हमारे घर पे जो प्लास्टिक के पाइप होते हैं, है ना, तो वो किससे बने होते हैं? आपके PVC के बने रहते हैं। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 18 का डी। क्वेश्चन नंबर 19 से एक बहुलक का भार औसत आणविक द्रव्यमान एवं संख्या औसत आणविक द्रव्यमान क्रमशः 40,000 एवं 30,000 है तथा बहुलक का पॉलीडिस्पर्टिक इंडेक्स क्या होगा? तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए यहाँ पर क्या दे रखा है। देखिएगा यहाँ पर दे रखा है संख्या औसत अणुभार। संख्या औसत अणुभार मतलब Mn। समेशन जो मुझे दे रखा, कितना दे रखा है मुझे यहाँ पर? संख्या औसत अणुभार कितना दे रखा है मेरे को? 40,000 दे रखा है। कितना दे रखा है यहाँ पर? देखिए नहीं, संख्या औसत भार देखो, भार औसत भार तो 40,000 दे रखा है, संख्या औसत भार मुझे देखा है 30,000। कितना दे रखा है? 30,000। और भार औसत अणुभार, भार औसत अणुभार, अणुभार का मतलब होता है MW, मुझे कितना दे रखा है यहाँ पर? 40,000 दे रखा है। ठीक है, अब पूछा क्या है? देखिए पॉलीडिस्पर्टिक इंडेक्स, क्या पूछा है? पॉलीडिस्पर्टिक इंडेक्स मतलब PDI, पॉलीडिस्पर्टिक इंडेक्स। ये जब इसका फॉर्मूला होता है MW/Mn,
ये मेरा फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले के अंदर देखेंगे तो MW का मान कितना दे रखा है मुझे, यहाँ पर देख रहा हूँ, मुझे MW का मान दे रखा है 40,000 बटे MN का मान कितना दे रखा है 30,000। 4 0 से 4 0 कटे और 4 में 3 का भाग लगाते हैं तो कितना आता है हमारा, लगभग आता है 1.33। मतलब इसका मान 1 से क्या है, ये जो 1.33 का मान है मुझे बताओ 1 से क्या है ज़्यादा, मतलब PDI का मान जो है 1 से क्या है ज़्यादा है, क्योंकि 1.33 आया ना, तो PDI का मान 1.33 से ज़्यादा है, मतलब करेक्ट आंसर 1 से कम तो होगा नहीं, 1 से क्या है ज़्यादा, मतलब करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा, बी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, टाइलिन के एकलक ग्लाइकोल तथा नीने में से कौन होता है। मतलब एक तो ग्लाइकोल दे रखा है, टाइलिन किस किस से मिलकर बना होता है ये पूछा। एक तो ग्लाइकोल तो दे रखा है एथिलीन ग्लाइकोल, प्लस क्या होता है टर्थेलिक अम्ल। तो टर्थेलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, ये बेंजीन बना हुआ है और COH यहाँ पर जुड़ा रहता है, तो इसे कहते हैं एथिलीन ग्लाइकोल प्लस टर्थेलिक अम्ल। ये क्या है टर्थेलिक अम्ल, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं हमारा टेरिलीन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, टेलिन एक है पॉलीएमाइड, पॉलीएस्टर, पॉलीएथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन। तो टेलिन हमारा क्या होता है देखिएगा, टेलिलीन एक्चुअली फिर से मैं आपको बता देता हूँ, टेलिन क्या होता है एथिलीन ग्लाइकोल प्लस हमारा जो है टर्थेलिक अम्ल, ये मैंने लिख दिया टर्थेलिक अम्ल, ठीक है। अब क्या होगा, इसका H इसका OH, यही कहानी होगी, इधर भी H OH इधर भी OH OH, तो वापस ये जब मॉलिक्यूल जुड़ेंगे OCH2CH2O है ना, ये जब जुड़ेंगे O है ना OC, तो यहाँ ये वापस आपका बेंजीन बन जाएगा OCO। तो यहाँ पर जो जुड़ता है एक तरह का पूरा जो है, यहाँ पर आप जानते हैं एक तरह का COR, मतलब क्या बना पॉली एस्टर बना, क्या बना COOR, एक तरह का पॉली एस्टर बना, मतलब टेलिन एक तरह का पॉली एस्टर होता है। अगर मुझे पूछे नाइलॉन 66 क्या होता है, तो पॉलीएमाइड होता है, क्या होता है पॉलीएमाइड, जबकि यहाँ फिलाकुला टेलिन क्या था एक तरह का पॉली एस्टर होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन हमारा बी हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, CF2 डबल बॉन्ड CF2 निम्न का एकलक है, किससे मिलकर बना होता है, ये है क्या टेट्राफ्लोरोएथीने। तो नाइलॉन 6, ब्यूनास, ग्लिप्टर और टेफ्लॉन, तो हमारा टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोएथीन। तो करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर 23 है, ऑर्लोन बहुलक एकलक है, स्टाइरिन, टेट्राफ्लोरोएथिलीन, C विनाइल क्लोराइड, D एक्रिलोनाइट्राइड। तो ऑर्लोन किससे मिलकर बना होता है, ऑर्लोन का मतलब होता है पेन, पेन का मतलब होता है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल जो है हमारा वह हमारा क्या है एक तरह का पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, एक्रिलोनाइट्राइल। तो आंसर क्या आ जाएगा, एकलक कौन सी का ये एक्रिलोनाइट्राइल, मतलब डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, नाइलॉन 66 में अंतराण्विक बल होते हैं, वान डेर वाल्स, हाइड्रोजन बल, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बॉन्ड होता है, इनमें से कोई नहीं। तो नाइलॉन 66 में जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। नाइलॉन 66 किससे मिलकर बना होता है, ये तो जानते हैं हेक्सामेथिलीन डाइअमीन प्लस एडीपी अम्ल। अब तो आपको अच्छे से याद भी हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे है, नियोप्रीन संश्लेषित बहुलक निम्न का बहुलक है, प्रोपीन, विनाइल क्लोराइड, क्लोरोपीन और ब्यूटाडाइन। नियोप्रीन किससे मिलकर बना होता है 2-chloro-1,3 ब्यूटाडाइन, मतलब यहाँ क्लोरोपीन, प्रोपीन, विनाइल क्लोराइड दे रखा है, ब्यूटाडाइन। तो किससे मिलकर बना होता है, नियोप्रीन होता है एक तरह का हमारा क्लोरोपीन है। तो हमारा आंसर आ जाएगा सी, हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, नियोप्रीन मतलब एक तरह का क्लोरोपीन मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 26, रबर को सल्फर के साथ गर्म करने पर होता है गैल्वेनीकरण, वल्केनाइजेशन, बेसिमिलाइजेशन, सल्फोनेशन। रबर को सल्फर के साथ गर्म करना क्या कहलाता है, वल्केनाइजेशन। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा बी। आप जानते हैं प्राकृतिक रबर में तनन क्षमता कम होती है, जब सल्फर के साथ उसको गर्म करते हैं, सल्फर मॉलिक्यूल जब लेते हैं तो इसकी जो रबर की तनन क्षमता जो है उसका गुण क्वालिटी बढ़ जाती है, तो इसे कहते हैं वल्केनाइजेशन, रबर का वल्कीनीकरण कहते हैं। तो बी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है एक एकलक बहुलक समावी समलक। तो ये एक तरह का हमारा क्या है, आपको दिख रहा है ये एक तरह का एकलक है, ये आपस में जुड़कर ही तो हमारा क्या बनता है। जैसे ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये एकलक है, ये आपस में नंबर बहुत सारी यूनिट्स आपस में जुड़कर, ये आपस में जुड़कर नंबर ऑफ यूनिट जुड़कर क्या बनते हैं पॉलीथीन। ये एथीन है तो ये पॉलीथीन, मतलब ये एक तरह की क्या है एकलक यूनिट से। तो ए ऑप्शन हमारा राइट।
क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन सा बहुलक नहीं है? ए बर्फ, बी स्टार्च, प्रोटीन और डी सेलुलोज। तो आप जानते हैं स्टार्च, प्रोटीन और सेलुलोज ये हमारे प्राकृतिक बहुलक है जो प्रकृति से, नेचर से प्राप्त होते, पेड़ पौधे व जीव जंतु से प्राप्त होते। लेकिन बर्फ हमारा एक तरह का पॉलीमर नहीं है, तो हमारा आंसर आ जाएगा, यहाँ पूछा नहीं है तो हमें बर्फ हमें राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्राकृतिक रबर मूलतः एक बहुलक है अथवा प्राकृतिक बहुलक रबर का एक बहुलक है। नियोप्रीन, आइसोप्रीन, क्लोरोप्रीन, ब्यूटाडाइन। तो आप जानते हैं जो हमारा प्राकृतिक बहुलक है वह आइसोप्रीन का बहुलक है। मतलब आइसोप्रीन किससे मिलकर बना होता है? आइसोप्रीन मतलब 2 मेथिल 1,3 ब्यूटाडाइन। ये जो यूनाइट है जिसे कहते हैं आइसोप्रीन, क्या कहते हैं? आइसोप्रीन कहते हैं। तो प्राकृतिक रबर एक तरह का हमारा आइसोप्रीन यूनिट्स होती है। तो क्वेश्चन नंबर आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन सा बहुलक है? SO2, CO2, मीथेन, CH4, PVC। तो जानते हैं PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड। PVC हमारा एक तरह का बहुलक है। दूसरे तीनों ऑप्शन जो है वो हमारे रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 31 है, खाना बनाने के बर्तनों के लिए कौन सा पदार्थ नॉन स्टिक के रूप में प्रयुक्त होता है? PVC, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीएथिलीन टर्थलेट और पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन। तो आप जानते हैं खाना बनाने के लिए नॉन स्टिक तवों का उपयोग इस्तेमाल करते हैं, बर्तनों का उपयोग करते हैं ताकि वो खाने की वस्तु जो बच्चे खाना बना रहे वो चिपके नहीं उस बर्तन से। तो ऑप्शन हमारा जो डी है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन, टेफ्लॉन ही तो। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन का मतलब क्या है? टेफ्लॉन है। टेफ्लॉन जो होता है वो नॉन स्टिक बर्तन बनाने में काम में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से कौन सा एक पॉलीएमाइड है? टेफ्लॉन, नायलॉन 66, टेलिन, बेकेलाइट। तो आप जानते हैं नायलॉन 66 तो क्या है तरह का? एक तरह का हमारा पॉलीएमाइड है, मैंने बताया था। जबकि टेरिलिन जो है एथिलीन ग्लाइकोल टर्थिलिक अम्ल हम जानते हैं एक तरह का क्या है हमारा पॉलीएस्टर है। तो यहाँ पॉलीएमाइड क्या बनता है? नायलॉन 66 हेक्सामेथिलीन डाइएमीन प्लस एडीपी अम्ल। जब रिएक्शन करते हैं तो छोटे मॉलिक्यूल, जब वाटर जैसे मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं, अमोनिया जैसे बाहर दोनों यूनिट बाहर निकलकर पॉलीएमाइड बनाते, इसलिए नायलॉन 66 पॉलीएमाइड यूनिट है एक तरह की। क्वेश्चन 33 पूछा, पीवीसी का उपयोग किया जाता है सौंदर्य प्रसाधन बनाने में, टायर पहिए बनाने में, नॉन स्टिक बर्तन बनाने में, प्लास्टिक पाइप। तो पीवीसी नाम ही पता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, मतलब प्लास्टिक पाइप बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? पीवीसी बनाने में। नॉन स्टिक बर्तन तो क्या जानते हैं आप? जानते हैं, अभी बताया था मैंने, टेफ्लॉन। क्वेश्चन नंबर 34 है, नायलॉन 6 का एक लक है। ABCD आपको ऑप्शन देखा। नायलॉन 6 जानते हैं, सीधा नाम के नायलॉन 6 क्रेपोलेटम प्लस वाटर मॉलिक्यूल। मतलब यहाँ क्रेपोलेटम का जो फॉर्मूला है यहाँ पर CO जो आपको मॉलिक्यूल दिख रहे हैं NH वही वाटर मॉलिक्यूल। मतलब नायलॉन 6 किसका एक लग है? क्रेपोलेटम। इसे कहते हैं क्रेपोलेटम जो है हमारा प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो बी हमारा यहाँ पर राइट है। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा है, निम्न में से कौन सा टेफ्लॉन है? तो टेफ्लॉन का मतलब टेट्राफ्लोरोएथीन। टेट्रा मतलब 4, फ्लोरीन मतलब फ्लोरीन, तो टेट्राफ्लोरोएथीन। तो ये CF2 डबल बॉन्ड CF2 ये मेरा टेट्राफ्लोरोएथीन है। मतलब जब टेट्राफ्लोरोएथीन जो है यूनिट्स आपस में जुड़कर ये जो नॉन स्टिक तवा जो टेफ्लॉन बनता है, तो यहाँ पर कौन सी यूनिट है आपकी? टेट्रा। 1 2 3 4। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 4 फ्लोरीन किस में? इसी में ही है, दूसरे में तो गलत रॉन्ग बना रखा था। आपको स्पष्ट पहले तो पता होना चाहिए कि यूनिट कौन सी है। तो टेफ्लॉन तो करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 36 है, रबर के वल्कनीकरण में प्रयुक्त सल्फर का प्रतिशत कितना है? 5%, 3%, 30%, 55%। आप जानते हैं रबर के वल्कनीकरण का मतलब क्या होता है? जो प्राकृतिक रबर होता है इसमें तनन क्षमता कम होती है, तो उसको सल्फर के साथ गर्म करते हैं। किसके साथ गर्म करते हैं? सल्फर के साथ, है ना। जैसे सल्फर के साथ गर्म करते हैं तो इसे कहते हैं रबर का वल्कनीकरण। तो इसमें जो रबर इस्तेमाल होता है लगभग कितना? 5% यूज होता है। तो हमारा आंसर करेक्ट आ जाएगा A 5%। क्वेश्चन नंबर 37 है, गर्म कर मुलायम करना, मोल्ड करना एवं ठंडा कर कड़े करने की प्रक्रिया दोहराई जा सकती है। मतलब बार बार इसका उपयोग किया जा सकता है। किस प्रकार का प्लास्टिक है? थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग, A व B दोनों, नन ऑफ दिस। ऐसा प्रश्न मतलब जिसका बार बार दोहराया जा सकता है वो क्या कहलाएगा? थर्मोप्लास्टिक। जिनका बार बार उपयोग नहीं किया जा सकता इसे कहते हैं थर्मोसेटिंग। सेटिंग का मतलब दिमाग रखना है दृढ़, मतलब एक बार जो बन गया सो बन गया, फिर तो वो बनेगा नहीं। जबकि थर्मोप्लास्टिक को बार बार उपयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है, पॉलीआइसोप्रीन का ट्रांस रूप है गट्टा पर्चा, हाइड्रोक्लोरिक रबर, ब्यूना एंड संश्लेषित रबर। मतलब पॉलीआइसोप्रीन एक्चुअली है क्या? आइसोप्रीन। जब आइसोप्रीन का बहुलीकरण किया तो मेरा बना पॉलीआइसोप्रीन। पहले तो ये पता होना चाहिए है क्या? रबर। 2 मेथिल 1,3 ब्यूटाडाइन। मतलब पूछा पॉलीआइसोप्रीन का ट्रांस रूप।
तो इसका जो ट्रांस जो पॉलीआइसोप्रीन का ट्रांस रूप होता है उसे कहते हैं, मैं बोलते हैं गट्टा पर्चा। क्या होते हैं? बोलते हैं गट्टा पर्चा। तो ट्रांस फॉर्म बनाते उसे कहते हैं गट्टा पर्चा, जबकि सिंस जो फॉर्म बनाते हैं वो आपका नेचुरल रबड़ है। तो यहाँ करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि ट्रांस फॉर्म पूछा इसे कहते हैं गट्टा पर्चा। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य? ए है ब्यूनाएस ब्यूटाडाइन तथा स्टाइरिन का सहबहुलक है। बी पूछा है प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का 1,4 बहुलक है। सी है वल्कनीकरण में विभिन्न श्रृंखला के मध्य निर्मित सल्फर सेतु रबर को कठोर तथा मजबूत बनाते। डी हमारा पूछा है प्राकृतिक रबर में प्रत्येक द्विबंध पर ट्रांस विन्यास होता है। मतलब इनमें से कौन सा रॉन्ग है? तो ब्यूनाएस ब्यूटाडाइन व स्टाइरिन 100% सत्य है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन 1,4 बहुलक है, बिल्कुल 100% सही है। वल्कनीकरण में विभिन्न श्रृंखला के मध्य निर्मित सल्फर सेतु रबर को कठोर मजबूत बनाते, बिल्कुल सल्फर के साथ गर्म करते। अब पूछा प्राकृतिक रबर में प्रत्येक द्विबंध पर ट्रांस विन्यास होता है, बिल्कुल रॉन्ग है। प्राकृतिक रबर में तो हमारा कौन सा होता है? शीश विन्यास होता है। कौन सा होता है? शीश विन्यास होता है। आप जानते हैं प्राकृतिक रबर में प्रत्येक द्विबंध पर शीश विन्यास होता है, जबकि घट्टा पर्चा पर पूछे तो घट्टा पर्चा पर द्विबंध पर ट्रांसफॉर्म होता है। यहाँ तो प्राकृतिक रबर में पूछा है तो सर मैं बताऊंगा प्राकृतिक रबर में तो शीश फॉर्म होता है। तो डी, क्योंकि असत्य पूछा तो हमारा आंसर आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 40 है, क्रॉस बंधित बहुलक का उदाहरण है पॉलिएस्टर, एमाइलोपेक्टिन, ग्लाइकोजन और बेकेलाइट। तो आप जानते हैं क्रॉस बंधित, रेखीय, शाखित और क्रॉस बंधित, ये क्रॉस बंधित पूछा है तो इसका एग्जाम्पल कौन सा है? बेकेलाइट हमारा है। मेलामिन, फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन दूसरा एग्जाम्पल क्रॉस बंधित का आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा डी। 41 का क्वेश्चन है, रबर की वल्कीकरण प्रक्रिया बताने वाला वैज्ञानिक कौन था? गुडियर, चार्ल्स डार्विन, थॉमस आइंस्टीन। तो रबर का वल्कीकरण प्रक्रिया जो बताने वाला पहला जो वैज्ञानिक था वो गुडियर था। मतलब अच्छा साल होगा, नाम वैज्ञानिक का ध्यान रखिए, गुडियर। तो 42 क्वेश्चन है, योगात्मक बहुलकीकरण को अन्य किस नाम से जाना जाता है? श्रृंखला वृद्धि बहुलक, चरण वृद्धि बहुलक, श्रृंखला चरण वृद्धि बहुलक, इनमें से कोई नहीं। योगात्मक बहुलक को कहते हैं श्रृंखला वृद्धि बहुलक, क्योंकि योगात्मक में जानते हैं यूनिट जुड़ती है, जैसे एथीन, पॉलीथीन, ये छोटी छोटी बहुत सारी श्रृंखला बनेंगी, इसलिए कहते हैं योगात्मक बहुलक को श्रृंखला वृद्धि बहुलक कहते हैं। जबकि संघनन बहुलक को कहते हैं चरण वृद्धि बहुलक, क्योंकि जानते हैं संघनन में छोटी छोटी मॉलिक्यूल जब बाहर निकलेंगे तो वहाँ स्टेप बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पर योगात्मक में चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन होता है, क्योंकि चेन बढ़ती है। तो 42 का आएगा श्रृंखला वृद्धि बहुलक करेक्ट आंसर। 43 का क्वेश्चन है, बहुलक की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? बृहद अणु, लघु अणु, एकलक, वल्कनीकरण। तो आप बताइए कौन सा कहते हैं? बहुलक की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? एकलक, मतलब मोनोमर यूनिट्स। करेक्ट आंसर आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 44 है, रबर के वल्कीकरण में तापक्रम होता है 273 से 315 हो गया केल्विन, 373 से 415 केल्विन हो गया, 256 से 460 केल्विन हो गया, नन ऑफ दिस। तो रबर के वल्कनीकरण का टेम्परेचर हमेशा हमें ध्यान रखना है 373 से 415 केल्विन, एग्जैक्ट हमें टेम्परेचर ध्यान रखना है कि रबर के वल्कनीकरण में कितना तापक्रम होता है। कई कंपटीशन में ये सीधा प्रश्न बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया, नॉन स्टिक बर्तनों को बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? बेकेलाइट, टेफ्लॉन, नायलॉन डबल स्टिक, पीवीसी। अब तो आपको पता चल गया कि नॉन स्टिक बर्तनों में हमें हमेशा किसके बनाने में? टेफ्लॉन के बने होते हैं। जबकि बेकेलाइट को और बता दूं, बेकेलाइट का उपयोग आपके कंगा बनाने में, जो कंगियां बनी होती है वो कंगा किसके बने होते हैं? बेकेलाइट। ऐसे ही आपके इलेक्ट्रिक स्विच किसके बने होते हैं? बेकेलाइट के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, पीएमसीटीएफ का पूरा नाम क्या है? तो पीएमसीटीएफ का पूरा नाम होता है पॉलीमोनोक्लोरो टेट्राफ्लोरोइथेन, पॉलीमोनोक्लोरो ट्राइफ्लोरोइथेन, पॉलीमेटाक्लोरो ट्राइफ्लोरोइथेन और नन ऑफ दिस। तो इसका पूरा नाम होता है पॉलीमोनोक्लोरो ट्राइफ्लोरोइथेन, पॉलीमोनोक्लोरो ट्राइफ्लोरोइथेन। तो यहाँ करेक्ट आंसर हमारा दिख रहा है ट्राइफ्लोरोइथेन, ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 है, अर्ध संश्लेषित बहुलक उदाहरण है। अर्ध संश्लेषित बहुलक एक्चुअली होता क्या है? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, वे बहुलक जो प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं और उन्हें रूपांतरित कर मॉडिफाइड कर और ज़्यादा उपयोगी बनाकर जिन बहुलकों का निर्माण किया जाता है उसे कहते हैं अर्ध संश्लेषित बहुलक। तो यहाँ ऑप्शन है सेल्यूलोज, नाइलॉन, सेल्यूलोज डाइएसिड, पीवीसी। तो सेल्यूलोज तो जानते हैं ये तो नेचुरल हो गया, नाइलॉन डबल स्टिक एक आर्टिफिशियल कृत्रिम हो गया, सेल्यूलोज डाइएसिड ये हमारा अर्ध संश्लेषित है। सेल्यूलोज को और मॉडिफाइड करके डाइएसिटेट के साथ अभिक्रिया करके जो पॉलीमर प्राप्त होता है इसे क्या कहते हैं? सेल्यूलोज डाइएसिटेट। जबकि पीवीसी हमारा पूरा आर्टिफिशियल है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा सी, क्योंकि अर्ध संश्लेषित पूछा तो करेक्ट आंसर आ जाएगा सेल्यूलोज डाइएसिटेट, करेक्ट ऑप्शन है सी।
क्वेश्चन नंबर 48 पूछा आणविक बलों के आधार पर बहुलक को कितने भागों में बांटा है? 2, 3, 4, 5। तो ऑप्शन आ जाएगा नंबर 4 सी, प्रत्यास्थ, रेशे, ताप शून्य में और ताप दृढ़। मतलब आणविक बलों के आधार पर फोर्सेस के इंटरेक्शन जो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्सेस है उसके आधार पर 4 भागों में बांटा है, प्रत्यास्थ, रेशे, ताप शून्य में और ताप दृढ़। तो ऑप्शन नंबर जो सी दे रखा है 4 वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 में पॉलीमर शब्द लिया गया है लैटिन, ग्रीक, अरबी, फारसी। तो पॉलीमर जो शब्द लिया गया वह ग्रीक भाषा से लिया गया है। पॉली मतलब बहुत सारी, मर्स मतलब इकाइयाँ, बहुत सारी इकाइयाँ जो आपस में जुड़ी रहती हैं, इसे कहते हैं पॉलीमर। क्या कहते हैं? पॉलीमर। मतलब छोटी जो छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बहुत बड़ी यूनिट्स का निर्माण करें, है ना। जैसे एक माला होती है तो माला में जो मणके रहते हैं, है ना, तो ये पूरे मणके मिलकर, जो मोती मिलकर एक बहुत बड़ी माला का निर्माण करते हैं, तो ये कहलाएगा बहुलक। पर सबसे छोटी एक माला का जो मणका है वह कहलाएगा आपका मोनोमर। मोनोमर। तो ये कौन सी भाषा से लिया गया? ग्रीक भाषा। पॉली प्लस मेरोस मिलकर बना होता है तो इसे कहते हैं पॉलीमर। क्वेश्चन नंबर 50 है बेबी फीडिंग बोतल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? PMC, TFE, PVC, टेलिन, पॉलीस्टाइरीन। तो बेबी जो फीडिंग होती है उन बोतलों को बनाने के लिए ऐसा प्लास्टिक इस्तेमाल किया जाएगा जो बच्चों को हार्मफुल नहीं होगा। तो ये है हमारा जो बना होता है पॉलीस्टाइरीन का। तो हमारा डी ऑप्शन जो है हमें ध्यान रखना है, पॉलीस्टाइरीन जो बेबी फीडिंग जो बोतल बनाने में किसका उपयोग जाता है? पॉलीस्टाइरीन का। दोस्तों मैंने आपको 50 क्वेश्चन करवाए, आप देखेंगे बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आपको समझाया। आप ये वीडियो फ्रेंड में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपने कमेंट्स बताइएगा, ताकि मैं और कोई टॉपिक आपको जिसमें समस्या आ रही है उसके क्वेश्चन आंसर सर करवाइए, इस टॉपिक को हमको समझाइए, तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरा पढ़ाने का उद्देश्य यही है कि ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म पर जितने भी सोशल मीडिया पर आपको जो सबसे अच्छा कंटेंट मैं दूं। अदरवाइज क्या है कि आपका भी समय, क्योंकि हर चीज़ आज अगर आप 50 मिनट्स मुझे इस यहाँ पर विहान सर के चैनल पर दे रहे हो, तो मेरा ये टारगेट रहेगा कि आप जिस कंपटीशन की तैयारी करो तो आपके सारे क्वेश्चन उस 50 क्वेश्चंस जो पॉलीमर्स के मैंने बनाए उसमें से आपके बनने चाहिए, और ये इतना अच्छा टॉपिक आपको समझ में आना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। थैंक यू।